और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। हाई लेवल कमेटी है ये, और इस कमेटी को पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट 3 दिन में सौंपनी है। और कल फिरोजपुर रैली के लिए जाते वक्त पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। जिस जगह पीएम की गाड़ी फंसी वो पाकिस्तान सीमा से ज्यादा दूर नहीं थी। और इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि सीएम चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ कर दी कि पंजाब सरकार या फिर पंजाब पुलिस की ओर से सुरक्षा में कोई चूक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो अपने हैं, इसलिए उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई। पंजाब सरकार ने हालांकि अब उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। 3 दिन में इसे जांच रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन 20 मिनट तक पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर अब केंद्र सरकार भी बेहद सख्त है। बीजेपी के कई बड़े नेता हमलावर हैं और ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर सुरक्षा में चूक की गई। जो रूट लगाया गया था उसे सैनिटाइज नहीं किया गया, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस के ऊपर थी, वो दारोमदार ठीक से नहीं निभाया गया। ललित शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ललित, देखिए, कुल मिलाकर यहां पर अब उच्च स्तरीय जांच की बात की गई, कमेटी बना दी गई, 3 दिन में इसको रिपोर्ट देनी है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस पर पूछा गया था कि आखिरकार आप कब तक जवाब देंगे। वो जवाब सरकार को कब तक देना है? ललित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी ललित, जब तक वो कनेक्ट होते हैं तब तक हम आपको ये बता दें दरअसल ये पूरा मामला है क्या। उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है पंजाब सरकार की ओर से। ये कमेटी अब 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। हाई लेवल ये कमेटी, और ये देखना भी दिलचस्प होगा यहाँ पर अर्पिता कि इस कमेटी के दरअसल सदस्य कौन हैं, कौन लोग हैं जो इस जांच के लिए अब जिम्मेदार हैं। क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से तो ये साफ कर दिया गया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। ठीक है ललित, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय की तरफ से भी मांगा गया था जवाब कि आखिरकार कैसे हुआ ये सब, वो कब तक सरकार जवाब देगी इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम पंजाब की तरफ से बात करें तो अब इस पूरे मामले के ऊपर है हाई लेवल कमेटी है, उसका गठन कर दिया गया है। और अगर इस हाई लेवल कमेटी की बात करें तो इसमें रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल है, वो शामिल है। उसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स वो इसमें शामिल है। उसके साथ साथ जस्टिस अनुराग वर्मा है, वो इस कमेटी में शामिल है। अगले 3 दिनों के अंदर है इस रिपोर्ट को सबमिट करना है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर पहुंचा था और वहां पर सिक्योरिटी लैब्स के जो आरोप है वो लगाए हैं, खासतौर पर एमएचए की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई, उसके बाद से अब लगातार इस पूरे मसले के ऊपर सियासत होती हुई नजर आ रही है। आज पूरे मामले को लेकर है पंजाब बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अभी अभी राज्यपाल से मिलने गया है और इस वक्त मैं बाहर ही खड़ा हूं। अब से थोड़ी देर पहले है वो राजभवन के अंदर गए। और फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात करें तो लगातार इस पूरे मसले को लेकर अब पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत होती नजर। बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक पर न सिर्फ सियासत हो रही है बल्कि इस पर कानूनी चढ़ाई भी जारी है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है जिसमें इसे संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव मामला बताते हुए पंजाब सरकार को निर्देश देने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाया गया। संभव है कि इस पर अब कल सुनवाई हो। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को भेजने को कहा है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी? जानकारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि जिस तरह से 2 अर्जियां दाखिल हुई हैं। एक में ये कहा गया कि जिस तरह से सुरक्षा में चूक की जा रही है ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए जाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो रैलियां आयोजित की जा रही हैं, एक और अर्जी है जिसमें यह कहा गया कि चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगाई जाए और कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दे कि जो भी रैलियां करें वो वर्चुअल मोड में की जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो गाइडलाइन पहले से जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, वो गाइडलाइन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। एक तो
गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाए और साथ ही ये भी तय किया जाए कि चुनाव आयोग एक नई गाइडलाइन जारी करे जिसमें ये बताया जाए कि सभी राजनीतिक पार्टियां सभी जी, तो कुल मिलाकर अब देखिए याचिका में दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग भी की गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ही पूरा मामला पहुंचा। पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर दिल्ली में दोगुना रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 10,665 कोरोना के नए मामले आए हैं। डराने वाली बात यह है कि 8 लोगों की जान गई है। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 11.88% हो गई। एक दिन में 8 मौत। 26 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा। संक्रमण दर 11.88%। 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। एक्टिव केस 23,307। 24 मई के बाद सबसे ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली का यह आंकड़ा डराने लगा है। कोविड की जिस खौफनाक लहर से दिल्ली करीब 7 महीने पहले निकली थी, उसी तरफ दिल्ली बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो राजधानी में कोविड की 5वीं लहर आ चुकी है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। दिल्ली सरकार अगर इसे 5वीं लहर बता रही है तो इसके पीछे है कोविड संक्रमण का ये आंकड़ा। दिल्ली में कल जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक कोविड के 10,665 नए केस आए हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर 11.88% पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,307 है। दिल्ली में 24 घंटे में 10,665 कोरोना मामले। संक्रमण बढ़ने की रफ्तार ऐसी है कि 24 घंटे के भीतर कोविड के मामले दोगुने हो चुके हैं। हालांकि सरकार से लेकर अस्पताल यही कह रहे हैं क्योंकि इस बार वायरस की धार कुंद बढ़ चुकी है, इसलिए बढ़ता संक्रमण बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं है। कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। लेकिन कुछ चीजें हैं जो डरा रही हैं। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। हिंदू राव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साफ है दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। यानी अब ओमिक्रॉन सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों में ही नहीं बल्कि आम पब्लिक में भी फैल रहा है और इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अब बात मुंबई की। मुंबई में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। कल कोरोना के 15,166 नए मरीज आए और एक ही दिन में मुंबई में 5,000 कोरोना के केस बढ़े। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुंबई में कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया है। आधी रात के वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर सड़कों पर खड़े ये लोग चर्चित कार्डेलिया क्रूज के मुसाफिर हैं। क्रूज में हुए कोविड विस्फोट में ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं तो बीएमसी ने यूं आधी रात को स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। न्यू ईयर पार्टी के लिए मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुए कार्डेलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। हाल ये हुआ कि गोवा सरकार ने क्रूज को लंगर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ जो सबसे बड़ा नाइंसाफी हुई है वो गोवा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। उन्होंने बोला था कि पैसेंजर वहाँ उतर जाए, लेकिन कैश लगाने से ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि अब हमारे हाथ में जो है वो करना चाहिए। जिस इस स्पेकुलेशन के अंदर पढ़ना कि भी कितने केस होंगे कितने केस नहीं होगा, उससे बेटर तरीका ये है कि दिल्ली के सारे लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। घर से बाहर तभी निकले जब जरूरत हो। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं
और बाहर निकले तो 100% लोग अगर मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली जितनी भी स्पेकुलेशन है कि इतने केस होंगे उतने केस होंगे, नहीं होंगे, उससे बहुत कम होंगे। सर, अपनी तैयारियों के लिए आप अनुमान लगा के चल सकते हैं कि कितने केसेज आ सकते हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारियां तो देखो वर्ष के हिसाब से कर रहे हैं, जो आप अंदाजा लगा रहे हैं उससे भी ज़्यादा वर्ष के हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। तैयारी के लिए तो आप देखेंगे परसों हमारे पास 9,000 बेड थे, आज 12,000 से ज़्यादा हैं और डेली बेड्स हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं, तैयारियां हमारी बढ़ रही हैं। सर, आपने जो बताया कि वेंटिलेटर पे मरीज थे कल, आज ये संख्या इसमें जो हम कोविन ऐप में देख पा रहे हैं 75 हो गई है, तो ये करीब हर दिन दोगुनी होती जा रही है संख्या। मैं दोबारा से सीरियसनेस कहीं ना कहीं आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ, वो वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, वेंटिलेटर पर नहीं है। कल की मैं डाटा बता रहा हूँ, कल 14 लोग वेंटिलेटर पे थे। LNJP हॉस्पिटल में 750 बेड इस टाइम डेजिग्नेटेड है जो कि कोविड के लिए, जिसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। तो परंतु बेड के ऊपर लिटा दिया, उसका मतलब ये नहीं कि उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया गया। तो ये क्लैरिफाई किया गया है कि 22 जो लोग थे कल वो वेंटिलेटर पर थे। बिल्कुल सभी का ये कहना है, जितने भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, आप मुंबई देख लीजिएगा, मुंबई का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, वहाँ पर हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, हॉस्पिटल से बात हुई है, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अर्लियर वीक्स। पिछली बारी जो सीवियरिटी थी बहुत ज़्यादा थी, इस बारी बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं है, जो ये नंबर्स आ रहा है टेस्टिंग ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा नंबर आ रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको पता भी नहीं लग रहा है। सर, टेस्ट कितने, क्योंकि आपने बताया 14,000 के करीब टेस्ट केसेस आने की आज आशंका है, तो ऐसे में टेस्ट कितने हुए हैं? क्योंकि टेस्ट अब हम 90,000 तक पहुंच गए हैं। कल भी हमारे 89,000 से ज़्यादा टेस्ट थे, अब 90,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली हो रहे हैं। सर, होम क्वारंटाइन के लिए आपने कल एक ट्वीट भी किया था, तो क्या आगे भी? हाँ, ये इसके अंदर देखिएगा जो होम क्वारंटाइन के रूल थोड़े से अमेंड किए गए हैं। मैं सभी की जानकारी लेके बता देता हूँ कि 7 दिन के बाद आपको होम आइसोलेशन में रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको सिम्टम आए थे या जिस दिन आपका पॉजिटिव आया था, विच एवर इज अर्लियर, तो 7 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए आप होम क्वारंटाइन से बाहर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 3 दिन से बुखार ना हो, कोई सिम्टम ना हो। 3 दिन तक अगर सिम्टम नहीं थे और 7 दिन टोटल हो चुके हैं तो आपको अपने ड्यूटी पे जा सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं। ऑलरेडी है हमारे पास। सर, जो डेथ्स हुए हैं अभी तक दिल्ली में, क्या उस पर कोई जांच हो रही है? उसमें कोई माइक्रोन वेरिएंट की वजह से डेथ तो नहीं हुआ है? क्योंकि कल अभी तक ओमिक्रॉन का अभी तक कोई कंफर्म केस नहीं आया है। एक डेथ जो है सर राजस्थान में वो की गई है कि ओमिक्रॉन, खुद सेंटर की तरफ से वो डेटा आया है। देखिएगा, राजस्थान के बारे में कमेंट मेरे लिए करना मुश्किल है और वहाँ की जानकारी मुझे इतनी कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ है। लेकिन दिल्ली में जो डेथ हो रही है कि आप लोग, क्योंकि हॉस्पिटल के जो डेटा है वो तो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आप भेज ही रहे हैं, तो उनकी कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जो डेथ के केसेज हो रहे हैं उनमें कोई? मैंने अभी यही बताया कि जो कल अभी तक जितनी डेथ दिल्ली में हुई है उसमें से ओमिक्रॉन की एक भी डेथ कंफर्म नहीं हुई है। Are we looking at a lockdown, sir? Because lot of people on the ground, everybody every day is asking that one question. मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो, पिछली वेव में और इस वेव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6-7,000 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज वेरी लेस, सीवियरिटी इज वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। सारे बैंकेट हॉल बंद हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिम बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं अल्टरनेट खुल रही हैं, मॉल अल्टरनेट खुल रहे हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी अभी बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अभी लगता नहीं है कि लॉकडाउन की जरूरत है। वैसे भी एहतियात के तौर पर कल शाम से 3 दिन के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग तक के लिए कर्फ्यू रहेगा पूरी दिल्ली में। और मुझे लगता है अभी इतने स्ट्रिंजेंट जितने एक्शन लिए गए दे आर सफिशिएंट। लेकिन जो संख्या बढ़ी है लोगों के मन में कहीं ना कहीं से डर उपज रहा है, क्योंकि जो पूरे भारत में जो केसेज है 90,000 से ज़्यादा केस आए एक दिन में। दिल्ली में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। देखो, दिल्ली के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 केस टेस्ट ना करें और 9,000 टेस्ट करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए।
और टेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई आपको पता लग गया आप पॉजिटिव है, अपने घर में रहिएगा 7 दिन घर में रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात, औरों को नहीं फैलाएंगे। सर पोल बाउंड स्टेट्स खासकर पंजाब में भी टेस्ट जो है उसमें कमी लाई गई है, तो आपको नहीं लग रहा है सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन हो सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है और अब वर्चुअल रैलीज की ज्यादा जरूरत है? देखिए इस बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। मैं अपना बता सकता हूँ कि हम देश के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद के नंबर दिल्ली में बढ़ रहे हैं, टेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ा रहे हैं। बाकी राज्यों से हम इस बारे में कोई कमेंट मुझे करना ठीक नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे क्यों कम किए हैं, कैसे कम किए हैं। वर्चुअल रैली का सर हो सकता है क्या कि नेता वर्चुअल रैली करें ताकि भीड़ न जुटे और लोगों के घर तक संदेश हो? आप मुझसे ना इलेक्शन कमीशन का पार्ट भी मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन बता पाएगा। एक और सवाल है सर, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्कर्स की पॉजिटिव आने की खबर आ रही है, डॉक्टर्स और नर्सेज भी पॉजिटिव हो रहे हैं, LNJP में, RML में, तमाम जगहों से खबर आई है। तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई कंसोलिडेटेड नंबर्स है एज टू हाउ मेनी हेल्थ वर्कर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव? एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं है कि भाई ना ही ऐसी कोई अलग कैटेगरी है कि हेल्थ केयर वर्कर को अलग से किया जाए, जैसे मैन वीमेन का अलग अलग होता है, एज वाला होता है, उसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं है अभी तक। हाँ, परंतु कुछ हैं हमारे अस्पतालों में कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हुए हैं, बट इतना अलार्मिंग नहीं कह सकते क्योंकि जब सोसाइटी में फैल रहा है तो सब प्रपोर्शनेट ही है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो रहा हो। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 12-14% है, तो 12-14% सभी को होगा। लेकिन RML में कल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने खुद कहा 10 से 15% तक उनके यहाँ पॉजिटिविटी रेट चला गया आगे हेल्थ केयर वर्कर में, तो क्या ये कंसर्न हो सकता है आने वाले दिनों में? अभी तक तो सिचुएशन में कोई खास दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। सर एक तीर्थ यात्रा योजना चल रही थी, उसको भी रोक दिया गया है टेस्ट की वजह से। हाँ, इसकी वजह से अब चल नहीं सकता थोड़ा दिन, इसलिए बंद किया गया। सर एक बार आप कर्फ्यू का कुछ बता दें लोगों की जानकारी के लिए, क्या कुछ उस समय चलेगा, क्या कुछ पे पाबंदियां रहेंगी? कर्फ्यू के अंदर जैसे नाइट कर्फ्यू होता है सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लागू रहेंगी। केंद्र सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उनको हमने टच नहीं किया है, कोर्ट्स के जो कर्मचारी हैं उनको टच नहीं किया है। कोरोना के हालात पर दिल्ली सरकार के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप है और एक और मामला है जिसे लेकर देश में हड़कंप मचा हुआ है, वो है पंजाब दौरे में पीएम की सुरक्षा में सेंधमारी का। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया हूँ। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुर्सियां खाली पड़ी थी तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल की। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब में कल फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को वापस लौटना पड़ा। खराब मौसम के चलते पीएम हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क के रास्ते भटिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी हुई सेंध को लेकर पंजाब की चन्नी सरकार बीजेपी के निशाने पर है। अब आरोप ये कि पीएम का काफिला फंसे होने के दौरान चन्नी को फोन मिलाया गया, लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। बठिंडा में जो हुआ वो सोची समझी प्लानिंग थी। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। क्या पीएम का रूट प्लान लीक हुआ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। डीजीपी से रूट क्लियरेंस मिलने के बाद पीएम का रास्ता कैसे रुका? ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे उत्थों आया हुआ है, कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके जाना है।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो पंजाब के फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले हुआ। फ्लाईओवर पर देश के प्रधानमंत्री का काफिला 15 मिनट तक रुका। सामने सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा था और रास्ता रोकने की नीयत से ही सड़क पर बेतरतीब गाड़ियां जमा की गई थी। उधर पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों से मिन्नतें कर रही थी। इधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम नीचे उतर चुकी थी और चारों ओर से उनकी गाड़ी की घेराबंदी कर ली थी। प्रधानमंत्री और उनका सुरक्षा दस्ता सैकड़ों बार भीड़ के बीच से गुजर चुके हैं, लेकिन इससे पहले ना तो कभी पीएम का रास्ता रोका गया, ना कभी सुरक्षा कर्मियों को इस तरह बीच सड़क पर मोर्चा खोलना पड़ा। हालात बेहद अजीब थे। आखिरकार पीएम के काफिले को वापस लौटना पड़ा। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। प्रधानमंत्री का फिरोजपुर दौरा पहले से तय था, लेकिन रास्ता और सफर का तरीका खराब मौसम की वजह से इन मौके पर बदल दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों को भी यह पता था। पीएम का काफिला लौटने के बाद जब सड़क पर जमे एक प्रदर्शनकारी से आज तक की टीम ने बात की तो उसने खुद ही इसका खुलासा कर दिया। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਗਾ नेशनल हाईवे ਆ। पीएम के रूट के बदलाव की जानकारी सबसे पहले राज्य के डीजीपी को दी गई। डीजीपी से रूट क्लियरेंस की हरी झंडी मिलने के बाद ही पीएम का काफिला फिरोजपुर की ओर आगे बढ़ा। पीएम का रूट और वैकल्पिक इमरजेंसी रूट प्लान एसपीजी पहले से तैयार रखती है। इमरजेंसी रूट प्लान में जिले के डीएम और एसपी की भी सहमति होती है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों को पीएम के रास्ते की खबर हो गई। वो रास्ता रोककर बैठ गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन पंजाब के सीएम चन्नी इसे सुरक्षा में सेंध मानने से इनकार कर रहे हैं। वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था। रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया, तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार सुबह पीएम के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे थे। इसकी वजह यह बताई गई थी कि उनके स्टाफ के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, इसलिए वो एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन पीएम के काफिले के वापस लौटने के बाद अपनी सरकार की सफाई देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उनकी सिक्योरिटी लैब से दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। प्रधानमंत्री कृषि कानून रद्द करने के फैसले के बाद पहली बार पंजाब गए थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री यही कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जब रूट लगता है, उस रूट के अंदर कोई सिक्योरिटी स्टेट देती है, उसके अंदर कोई अवरोध नहीं हो सकता। वो लगातार चलते रहने वाला है। 15 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भटिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया हूँ। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसान संगठनों की केंद्र से खासा तकरार चली है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है जिसका मोदी सरकार से सीधा विरोध है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बठिंडा और फिरोजपुर के बीच जो कुछ भी हुआ वो सियासत का नतीजा है। बठिंडा से कमलजीत संधू, फिरोजपुर से सत्येंद्र चौहान, हिमांशु मिश्रा के साथ मंजीत सहगल, आज तक। चन्नी सरकार ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले में जांच के लिए
एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। चन्नी अपनी सरकार पर लगे आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं और ये दावा भी कर चुके हैं कि सुरक्षा का मामला ही नहीं था। दूसरी ओर बीजेपी पीएम की सुरक्षा के बहाने पंजाब सरकार पर आईएसआई की कठपुतली बनने का आरोप भी लगा रही है। बीजेपी के सारे नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री कांग्रेस और चन्नी सरकार की घेराबंदी में जुट गए हैं। फिरोजपुर से पहले फ्लाईओवर के बीचों बीच प्रधानमंत्री का काफिला रुका था और दूसरी तरफ सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा रखा था। पीएम मोदी को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोकने की खुशी प्रदर्शनकारियों ने इस तरह मनाई। मोदी को रैली नहीं करने देती, मोदी को भजाना इथों। सड़क पर लगाई गाड़ी की छत पर चढ़कर एक प्रदर्शनकारी नेता ने अपने साथियों को बधाई दी। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बीजेपी ने भी इस घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। यहां तक कि रैली में पहुंच रहे लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने का अभियान भी चलाया गया। बीजेपी का सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी और पंजाब की कांग्रेस सरकार पर है। आरोप लगाया जा रहा है कि काफिला फंसे होने के दौरान पंजाब के सीएम को फोन मिलाया गया, लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कहा है कि कांग्रेस मोदी के प्रति अपनी नफरत इस तरह निकाल रही है। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब में हुई इस घटना को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की जबरदस्त घेराबंदी कर ली है। सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि सियासी चिढ़न के चलते प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया और प्रदर्शनकारियों के नाम पर उपद्रवियों को कांग्रेस सरकार का भरपूर सहयोग मिला। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है वो खुफिया रूट होता है और लास्ट मिनट का रूट उसकी जानकारी केवल पुलिस के अलावा किसी को होती नहीं है। तो ये पुलिस के लेवल पर भी, पुलिस के लेवल पर इस प्रकार के लैप्स है और सरकार का ये फेल्योर है। मैं इसको कंडम करता हूं और मैं निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति जी को ये निवेदन करूंगा कि उस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी साजिश थी। मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में जब जो है मुख्यमंत्री को उनका प्रोटोकॉल जाता है, प्रधानमंत्री जी की सारी जो प्रोग्राम होते हैं वो जाते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घोर लापरवाही करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। चन्नी अपनी सफाई दे चुके हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं कि पीएम की जान को खतरा था। हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने इस घटना पर अभी तक मुंह नहीं खोला है और इस चुप्पी को बीजेपी कमजोरी और गलती की निशानी साबित करने पर तुल गई है। बठिंडा से कमलजीत संधू, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।